हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंज एंड विंग एक बहुत ही रोमांटिक सा प्लेस में गए थे जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए थे। उसके नेक्स्ट डे सारे वेन्स समझ गए थे कि वो दोनों अभी ऑफिशियल कपल है। सब लोगों ने उन्हें ब्लेस किया एंड देन उसके नेक्स्ट डे वो लोग नार्लिंग जाने वाले थे, लंज एंड विंग। पर अनफॉर्चुनेटली लंजा का तबीयत ख़राब हो गया था तो विंग एंड विनिंग गया था। लंजा का तबीयत इतना ख़राब हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड देन देखते ही देखते लंजा को विंग मिल नहीं रहा था, वो कहीं पर भी विंग को देख नहीं पा रहा था। एंड इस तरफ विंचिंग विनिंग एंड बाकी सारे वेन्स लंजा को समुंदर में छोड़ कर गए, क्योंकि वो लोग लंजा को बचा नहीं पाएंगे अगर लंजा और कुछ टाइम के लिए लैंड में रहा तो, क्योंकि लंजा ऑटोमेटिकली मरमेड में टर्न हो रहा था, विंग का मैजिक ख़त्म हो रहा था। देन नेक्स्ट टाइम जब लंजा को होश आया तब कुछ भी नहीं बचा था, ना ही कोई वेन्स था और ना ही कुछ और ना ही कहीं पर विंग था। लंजा को सिर्फ वेन यूएन मिला जो पानी के ऊपर एक लकड़ी में तैर रहा था, जो बेहोश था, जिसे एक्सट्रीमली बुखार था। लंजा आयुवन को लेकर बीच पे आ गया एंड एक ट्री के नीचे लेटा दिया एंड उसने थोड़ा सा आग जला दिया। उस आग से लंजा को बहुत तकलीफ हो रहा था, बट अभी लंजा को आयुवन को बचाना था। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है। उनका शिप ऐसे तोड़कर पानी में तैर रहा था, आसपास कोई भी नहीं था। लंजा ने सबको डेस्परेटली बुलाया बट कोई भी नहीं था। एंड इस तरह आयुवन का फीवर भी बढ़ रहा था। लंजा बस प्रे कर रहा था यूनिवर्स से कि कोई तो मिरेकल हो जाए, कुछ तो हो जाए ताकि वो आयुवन को बचा सके। एंड तभी किसी ने पानी से कहा, भाई। एंड वो मरमेड कोई और नहीं ज़ेबुचुन थे, जो लंजा को ढूंढते हुए लंजा के पास पहुंच गए थे। अपने भाई को देखकर ज़ेबुचुन एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गए थे, वो बहुत हैप्पी हो गए थे। उन्हें रिलीफ फील हुआ कि फाइनली उनका भाई जिंदा है, ठीक है। अपने भाई को देखकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपने मुझे ढूंढा कैसे? ज़ेबुचुन स्विम करते हुए थोड़ा सा पास आने लगे। उन्होंने कहा, मैंने पानी में पहली बार इतने सारी महीनों के बाद तुम्हारा एनर्जी फील किया, थोड़ा सा ही सही बट मैंने तुम्हें फील किया एंड मैं इसे मिस नहीं कर सकता था, तो मैंने इस एनर्जी का पीछा किया एंड फाइनली मैं तुम तक पहुंचा। ज़ेबुचुन लंजा के रिएक्शन देख के बहुत ही सैड थे। वो यही सोच रहे थे कि क्या लंजा ये देख नहीं पा रहा कि ज़ेबुचुन कितना वरीड है। एक सिबलिंग के लिए ये सोचना कितना स्केरी है कि उसके भाई को क्या हुआ होगा, वो हर्ट तो नहीं है, या फिर उससे भी वर्स वो ठीक तो है ना, जिंदा तो है ना। ऑफ कोर्स ज़ेबुचुन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंजा दौड़ के ज़ेबुचुन के पास आएगा या फिर उसे हक कर लेगा। ज़ेबुचुन के अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट एटलीस्ट उन्हें ये एक्सपेक्टेशन था कि उनका भाई हैप्पी होगा अपने भाई को देखकर, थोड़ा सा ही सही। बट लंजा के फेस में कोई हैप्पीनेस नहीं था, कोई रिएक्शन ही नहीं था। इससे ज़ेबुचुन थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। तभी ज़ेबुचुन को याद आया कि उन्होंने अपने साथ कुछ कैरी किया है जो उनके बैग में है। उन्होंने अपने बैग से गुचिन को निकाला और लंजा को कहा, वांग जी, मेरे पास तुम्हारा गुचिन है, ये देखो। ये पानी के नीचे सैंड में दफना गया था ऑटोमेटिकली। ज़ेबुचुन देख रहे थे कि लंजा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। I mean, ये इंस्ट्रूमेंट जो लंजा के लिए एक टाइम में प्राइड हुआ करता था, जॉय हुआ करता था, जो अभी ठीक है, बिल्कुल भी अनस्क्रैच्ड है, फिर भी लंजा इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। उसका पूरा फोकस उसके सामने लेटे हुए उस बच्चे के ऊपर है। ये देख के ज़ेबुचुन ने शाय किया। उन्होंने गुचिन को फिर से अपने बैग में रख दिया एंड एक डीप शाय करते हुए कहा, वांग जी, क्या बात है, ये बच्चा कौन है? एंड जैसे लंजा ने आंसर दिया, ज़ेबुचुन शॉक्ड हो गए। लंजा ने कहा, ये आयुवन है, मैं इसका पापा हूँ। ये सुन के ज़ेबुचुन ने कहा, कैसे? ज़ेबुचुन सोच रहे थे ये बच्चा लगभग 3 साल का होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। लंजा ने ज़ेबुचुन के क्वेश्चन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया एंड वो अपने हाथ को आयुवन के फेस में फेरने लगा, उसके हेयर में। लंजा ऐसे ही बोल रहा था, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे इसके लिए एंड विंग के लिए वेट करना होगा। जिससे कि लंजा अपने आप से बात कर रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन भी डर रहे थे, वो अंदर ही अंदर पैनिक हो रहे थे। वो अपने भाई के लिए एक्सट्रीमली वॉरिड थे। ज़ेबुचुन ने पूछा, विंग, ये कौन? ये बोलते हुए ज़ेबुचुन चुप हो गए। उन्हें कुछ याद आ गया। उन्हें याद आ गया कि उस दिन उनके माँ के केव में एक इंसान का स्टैचू था जिसको उन लोगों ने ही तोड़ा था ज़ेबुचुन के ऑर्डर से। तो वो स्टैचू शायद
वो इंसान हो सकता है जिसके बारे में लंजा बात कर रहा है, जिसके लिए लंजा कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। लंजा ऑटोमेटिकली कह रहा था मुझे उसे ढूंढना होगा। मैंने उसे ढूंढा, पानी के हर जगह ढूंढा, कितने टाइम तक ढूंढा, बट मुझे वो नहीं मिला। उसे कुछ नहीं हो सकता, नहीं उसे, ये बोलते हुए लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। एंड लंजा को देखकर ज़ेबोचुन की आंखों से भी आंसू निकल रहा था। वो अपने बेबी ब्रदर को इस हालत में देख रहे थे। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के हालांकि लंजा का एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं हुआ था, बट लंजा की आंखों में थोड़ा सा ही सही एक होप आया था, क्योंकि ज़ेबोचुन ऑलवेज लंजा को कोई ना कोई सॉल्यूशन बोलते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। ज़ेबोचुन ने पूछा, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बोलो मुझे। लंजा ने कहा, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए। ये सुनते ही ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। एंड लंजा को भी पता है कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मैजिक फॉरबिडन है। तो ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम जानते हो ये अलाउड नहीं है। लंजा ने कहा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर ही मर जाऊँगा। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम जानते हो ना ये मैजिक फॉरबिडन है। लंजा ने कहा, बाबा ने ये मैजिक किया था। ज़ेबोचुन ने कहा, एंड तुम जानते हो कि इसके वजह से हम दोनों के ही पेरेंट्स को कितने बड़े पनिशमेंट मिला था, उन्हें लाइफ टाइम पनिशमेंट मिला था। ज़िद मत करो वांग जी। ये सुन के लंजा की आंखों में जो होप था वो गायब हो गया। उसने अपने फेस को आयुन की तरफ टर्न किया और कहा, या तो मुझे हेल्प कीजिए या तो यहाँ से चले जाइए भाई। अब ज़ेबोचुन को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो अपने हाथ को जकड़ रहे थे। उन्हें बहुत ही एनोइंग फील हो रहा था। उन्होंने एक एनोइंग आवाज़ किया। इससे पहले वो लोग और कुछ कह पाते, जंगल में ट्रीज के बीच में से एक आवाज़ आया। एंड ज़ेबोचुन के अंदर से एनोइंस इमीडिएटली गायब हो गया। वो अपने भाई को लेकर डर गए, क्योंकि वो दोनों ही मरमेड है एंड वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकते। तो उन्होंने लंजाई गुजुन को अपने हाथों में ले लिया अटैक करने के लिए। वो अभी रेडी थे, बट ज़ेबोचुन को नहीं पता कि मॉर्टल वर्ल्ड का डेंजर कैसे हो सकता है, बट फिर भी वो लंजा के गुचिन लेकर रेडी थे। उनका हाथ ऑलमोस्ट स्ट्रिंग में ही था। इससे पहले वो स्ट्रिंग प्ले करते, सडनली जंगलों के बीच में से एक इंज्योर्ड इंसान चलते हुए बाहर आ रहा था, जिसकी पूरे बॉडी ब्लड से बिल्कुल ढक चुका था, जो जिसे चल भी नहीं पा रहा था। कुछ दूर चलते ही वो इंसान ग्राउंड पे गिर गया। जैसे लंजा ने उसकी तरफ देखा, लंजा शॉक्ड हो गया। एट द सेम टाइम वो रिलीव भी हो गया। उस इंसान को देखकर ज़ेबोचुन ने कहा, क्या ये बोल के ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा एंड तभी वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। लंजा अपने टेल को घसीटते हुए उस इंसान के पास लेके जा रहा था। इसके वजह से उस बीच में जितने भी पत्थर थे, उन पत्थरों की वजह से लंजा का टेल स्क्रैच हो रहा था, उसे चोट लग रहा था, पर फिर भी लंजा घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, ओ माय गॉड वांग जी तुम्हारा टेल। बट लंजा रुक नहीं रहा था। उसके टेल से ब्लड निकल रहा था, बट लंजा फिर भी नहीं रुक रहा था। वो अपने पेन को सहते हुए उस इंसान के पास जा रहा था, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। लंजा ने एक हाथ से विंग को खींचा। उसने दूसरे हाथ से आयुन के ऊपर जो कपड़ा था जिससे आयुन कवर्ड था उसे लिया। देन लंजा उस कपड़े से विंग के फेस को जो ब्लड से कवर्ड हुआ था उसको वाइप करने लगा। लंजा ने कहा, विंग क्या हुआ है? ये सब देख के ज़ेबोचुन अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, वो कपड़ा मेरी तरफ शो करो, मैं उसे पानी में थोड़ा सा भिगा देता हूँ, शायद इससे हेल्प होगा। एंड लंजा ने विदाउट एनी क्वेश्चन उस कपड़े को ज़ेबोचुन की तरफ थ्रो किया एंड ज़ेबोचुन ने उसे पकड़ लिया। देन ज़ेबोचुन ने उसे पानी में भिगोया एंड उस कपड़ों के अंदर ज़ेबोचुन ने थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी डाल दिया। एंड ये देख के लंजा सच में बहुत ग्रेटफुल था। ज़ेबोचुन ने वो कपड़ा लंजा को वापस दिया एंड लंजा ने उस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ कपड़ा आयुन के ऊपर रैप कर दिया, ताकि आयुन का बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। देन लंजा ने फिर से विंग की तरफ टर्न किया। ज़ेबोचुन ने एक और कपड़े में अपना एनर्जी दिया एंड उस कपड़े को अब लंजा विंग के फेस के ऊपर वाइप करने लगा। एंड इस एक्स्ट्रा पावर से शायद विंग को थोड़ा सा हेल्प हो रहा था, बट विंग के बॉडी में बहुत ऊंस था एंड जो कपड़ा से लंजा उसके बॉडी को वाइप कर रहा था वो कपड़ा सॉल्टी वाटर से भिगाया हुआ था, तो ऊँट के ऊपर सॉल्ट पड़ने से बहुत तकलीफ होता है, तो विंग को वही हो रहा था एंड वो थोड़ा बहुत पेनफुल आवाज़ कर रहा था। अभी लंजा ने देखा कि विंग के चेस्ट से
थोड़ा सा रिसेंटफुल एनर्जी बाहर आ रहा है। लंजन ने पूरी कोशिश की अपने पावर से उस रिसेंटमेंट को दूर करने का। उसने अपने हाथ को विंग के चेस्ट में रखा एंड अपने अंदर जितना भी एनर्जी था वो उसे ट्रांसफ़र करने लगा। वो कंटिन्यूसली ये करने लगा बट काम नहीं हो रहा था क्योंकि लंजे के अंदर एनर्जी बहुत कम था। अब लंजे के पास विंग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लंजे की आंखों से आंसू निकलने लगा। जब लंजे को रियलाइज़ हो रहा था कि वो विंग को खोने वाला है तो लंजे एक्सट्रीमली पैनिक हो गया। उसने विंग को अपने बाहों में टाइटली जकड़ लिया, जैसे कि वो मौत के सामने विंग को सरेंडर नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। उसे विंग की हंसी याद आ रही थी, जो रात उन लोगों ने शेयर किया था उसे वो याद आ रहा था, उसे हर एक पल याद आ रहा था। लंजा फिर से एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था एंड तब जब लंजा को कुछ रियलाइज़ हुआ, वो रियलाइज़ होते लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, विंग तुम्हारा कोर कहाँ पर है? मेरा एनर्जी तुम्हें हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा? तुमने क्या किया है? ये बोलते हुए लंजा डिस्ट्रेस हो गया, वो पैनिक हो गया। वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा एंड तभी उसके अपने शोल्डर पे एक हाथ फील हुआ। वो हाथ जेवोचुन का था, जो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था क्योंकि वो भी घसीटते हुए बीच पे आए थे। वो अपने भाई को देखकर पैनिक हो गए थे। उन्होंने कहा, भाई। उनको याद आ रहा था कि उस दिन केव में जब जेवोचुन लंजा को पकड़ के रखे थे एंड अंकल विंग के स्टैचू को तोड़ रहा था, तब लंजा को देख कैसा लग रहा था जैसे कि वो मर ही जाएगा। बट अब लंजा को देख कर लग रहा था कि वो सच में मर जाएगा। तो इसलिए जेवोचुन ने लंजे के शोल्डर को टाइटली स्क्वीज़ की और कहा, मैं एक म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर जो रिसेंटमेंट है वो गायब हो जाए। ये सुन के लंजे ने साइलेंटली नोट किया। वो ऑलमोस्ट रो रहा था बट अभी तक जेवोचुन की बात ख़त्म नहीं हुआ था। जेवोचुन ने कहा, एंड अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम मुझे अपने आप को हील करने दोगे? एंड क्या तुम मेरे साथ घर वापस चलोगे वांग जी? ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया बट वो रो रहा था एंड उसके दिमाग में और कोई आइडिया था भी नहीं। उसे विंग को बचाना था एंड आयुन को भी। तो उसने विंग एंड आयुन को दोनों को ही बाहों में पकड़ लिया एंड नोट किया। उसने कहा, भाई उन्हें हेल्प कीजिए प्लीज़। तो जेवोचुन ने वही किया। वो क्लेंजिंग प्ले करने लगा एंड देन क्लैरिटी। देखते ही देखते विंग के बॉडी से एनर्जी धीरे धीरे गायब हो रहा था एंड ये सॉन्ग्स आयुन को भी इफ़ेक्ट कर रहा था क्योंकि ये सॉन्ग्स हीलिंग सॉन्ग था, तो आयुन को भी थोड़ा सा मदद हो रहा था। जब ये सॉन्ग प्ले हो रहा था उन दोनों के ही बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे, आई मीन आयुन एंड विंग का। एंड देन धीरे धीरे वो दोनों ही रेस्ट करने लगे। आयुन का भी फीवर गायब हो गया, अब वो धीरे धीरे शांत हो गया। ये देख के रंजा को रिलीफ फील हुआ। बट आयुन को तो केस इजीली हो गया बट विंग के लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। जब म्यूज़िक प्ले हो रहा था विंग को एक्सट्रीमली पेन हो रहा था, वो पेनफुल आवाज़ें कर रहा था। बट लंजा ने भी विंग को टाइटली पकड़ा एंड कुछ टाइम बाद लंजा ने अपने हाथ को ऊपर उठाया जेवोचुन को रोकने के लिए एंड जेवोचुन भी रुक गए। एंड देन लंजा ने एक सॉन्ग प्ले करना शुरू किया, आई मीन हमिंग करना शुरू किया। ये सॉन्ग लंजा एंड विंग का सॉन्ग था जो लंजा ने कंपोज किया था। लंजा वो सॉन्ग गाने लगा एंड देन जेवोचुन भी लंजा के सॉन्ग के साथ साथ गुचिन प्ले करने लगे। हालांकि ये सॉन्ग जेवोचुन ने प्रैक्टिस नहीं किया था तो इस बार उनका प्ले उतना स्मूथ नहीं था जितना पहले दो सॉन्ग्स में था। बट लंजा का वॉइस एक्सट्रीमली स्मूथ था जो विंग को रिलैक्स कर रहा था। देखते ही देखते विंग का बॉडी रिलैक्स हो गया एंड वो एक रेस्टफुल स्लीप में चला गया। जैसे ही विंग एंड आयुन थोड़ा सा ठीक हुए, जेवोचुन ने प्ले करना बंद कर दिया एंड वो अपने भाई के पास आए एंड देन वो अपने पावर से अपने भाई के टेल को हील करने लगे। एंड लंजा को भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, उसका टेल हील हो रहा था, उसका पेन गायब हो रहा था, तो उसे अच्छा लग रहा था। लंजा को पता है कि उसका टेल फिर से एकदम नया टेल की तरह हो जाएगा, कोई भी स्क्रैच नहीं रहेगा। जैसे ही जेवोचुन ने लंजा के टेल को हील कर दिया, लंजा ने कहा थैंक यू। जेवोचुन ने कहा यू आर वेलकम। देन जेवोचुन पानी में चले गए। जेवोचुन ने कहा वांग जी, मैं यहाँ पर ही वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ केयरफुली वापस आ जाना, ठीक है? ये बोल के जेवोचुन अंडर वाटर चले गए ताकि लंजा को थोड़ा प्राइवेसी मिल सके। एंड लंजा को पता है कि यही उसके लिए एक आखिरी मोमेंट है अपने प्यार के साथ बिताने का, क्योंकि वो अपने भाई को ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करवा सकता। उसने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि वो वापस जाएगा, तो उसे वापस जाना ही होगा।
तो उसके पास बस थोड़ा सा ही टाइम है आयुवन एंड विंग के साथ स्पेंड करने के लिए। तो रंजन आयुवन की तरफ लीन हुआ और कहा आयुवन। ये बोलकर रंजन आयुवन के फॉरहेड पे किस किया और कहा मुझे माफ़ करना, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करता है एंड वो सच में बहुत सॉरी है, उसे माफ़ करना। मैं सोच रहा था बस यही होप करता है कि आयुवन बहुत बड़ा हो जाए एंड एक बहुत ही अच्छा इंसान एंड कल्टिवेटर बन जाए। शायद टाइम के साथ साथ वो लंजा जैसे स्ट्रेंज इंसान को जिससे आयुवन पापा कह के बुलाता है उसे भूल जाएगा एंड दैट्स ओके। जब तक आयुवन ठीक है तब तक लंजा को और कुछ चाहिए भी नहीं। लंजा ने आयुवन के ऊपर स्मॉल ब्लैंकेट को रैप कर दिया एंड आयुवन को विंग के पास लटा दिया। देन लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया। विंग का किस थोड़ा सा लंबा था। उसने कुछ टाइम तक विंग के फॉरहेड पे किस किया जैसे कि वो विंग से अलग ही नहीं होना चाहता था एंड शायद उसका बॉडी उसके बात मान भी नहीं रहा था। वो विंग के फॉरहेड को किस किए जा रहा था एंड उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने विंग की तरफ देखा एंड वो सोचने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो उन दोनों के बीच में प्यार कभी भी नहीं भूल पाएगा। बहुत कुछ है जो वो बोलना चाहता है बट टाइम बहुत कम है एंड शायद अगर लंजा चला जाएगा तो विंग के लिए डिफ़िकल्टी भी कम हो जाएगा, वो एक अच्छा लाइफ जी पाएगा। इसलिए लंजा ने फिर से उनका सॉन्ग एक बार लास्ट टाइम प्ले किया। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद उसने अपने फॉरहेड रिबन को अपने फॉरहेड से उतारा एंड विंग के एक हाथ में टाइटली रैप कर दिया एंड फिर से उसने उस फॉरहेड रिबन पे किस किया। देन उसने विंग के उसी हाथ को आयुवन के ऊपर रख दिया। जाने से पहले लंजा ने फिर से उन दोनों को सोते हुए देखा जैसे कि वो उनके पिक्चर को अपने माइंड में लॉक कर रहा है एंड देन फाइनली वो पानी के अंदर चला गया एंड वो अपने भाई के साथ अपने घर वापस चला गया। क्लाउड रेजर्स के गेट में कुछ एल्डर्स, डिसिपल्स एंड लार्न कुरेन वेट कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स उन लोगों ने अपना जजमेंट सुनाया एंड ये जजमेंट्स लंजा के लिए मैटर नहीं करता। वो अपने काम पर प्राउड फील कर रहा था तो उसने सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड सारे डिसिपल्स उसके पास आ गए, उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर गए एंड उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसे बस इतना पता था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके अंदर जो प्यार है वो कोई भी छीन नहीं पाएगा, उसे कोई भी उससे दूर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही देखते 6 साल बीत गए। विंग के लिए लंजा का फॉरहेड रिबन एंड आयुवन ही सब कुछ था। आयुवन एंड उस फॉरहेड रिबन ही विंग को जिंदा रखा था। विंग का लाइफ मिट्टी से शुरू होता है एंड मिट्टी में ही ख़त्म होता है। उसके बॉडी में हर टाइम धूल मिट्टी लगे रहता है बट विंग ने कहीं भी लंजा के फॉरहेड रिबन पे थोड़ा सा ही मिट्टी नहीं लगने दिया था, कहीं भी डर्टी नहीं होने दिया था। वो फॉरहेड रिबन बिल्कुल वैसा ही था जैसे विंग ने एकदम पहली बार देखा था। विंग ने उसे बिल्कुल अच्छे से रखा था क्योंकि ये उसके लव का, उसके लाइफ का, उसके सोलमेट का आखिरी निशान है। विंग मर जाएगा बट वो इसे कहीं भी खोएगा नहीं। यही सोचते हुए विंग खाना बना रहा था तभी आयुवन ने कहा बाबा डिनर ठीक तो है ना, आपने फिर से जला तो नहीं दिया। ये सुन के विंग ने पाउट किया एंड आयुवन की तरफ देखा एंड आयुवन जो विंग की तरफ एक स्टर्न नज़र से देख रहा था। आयुवन के ये आइज़, ये स्टर्न नज़रें विंग को वेंचिंग की याद दिलाती है। इससे विंग को और भी हर्ट फील होता है बट ऑफ कोर्स विंग ये चीज़ आयुवन को नहीं दिखाएगा। तो विंग ने कहा आयुवन तुमने मुझे हर्ट किया। ऑफ कोर्स मैंने सूप को नहीं जलाया है, ये सूप है, सूप कैसे जल सकता है। आयुवन ने कहा मुझे नहीं पता बाबा बट आप तो कुछ भी जला सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा यू लिटिल इडियट, तुम बचपन में कितना क्यूट हुआ करते थे, अब तुम मुझे कितना बुली करते हो। जाओ अपने हाथ धोकर आओ, खाना रेडी है। ये सुनकर आयुवन ने स्माइल किया एंड वो दौड़ के जंगलों में चला गया। विंग ने भी एक चम्मच लेकर सूप को थोड़ा सा ट्राई किया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने सच में सूप को थोड़ा ओवर कुक्ड कर दिया है बट इट्स ओके। सूप में ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स था एंड थोड़ा बहुत लम्स भी था बट आज सूप कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। एंड वैसे भी बेगर्स को चूज़र्स नहीं होना चाहिए, ये सूप उन्हें खाने को मिल रहा है यही उनके लिए लग्जरी है। एंड तभी विंग को याद आ गया कि लंजा का रूल था कभी भी खाने को जज मत करना। चाहे विंग कितने भी कोशिश क्यों ना करे वो लंजा के बोले हुए रूल्स से भाग नहीं पाता, अभी भी नहीं, और ना ही वो भागना चाहता है। 5 साल पहले पता नहीं
लंजे को क्या हुआ था जो उसे जाना पड़ा, बट उसने जो कुछ भी किया था वो उसने विंग एंड आईवन को बचाने के लिए किया था। जाने से पहले उसने विंग एंड आईवन को बचा कर गया था। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो लंजे के सेक्रीफाइस को ऐसे वेन में नहीं जाने दे सकता। एंड विंग को पता है कि अगर लंजे को ये लगता कि वो वापस आएगा तो कोई भी विंग को अपना फॉरेन रिबॉन देकर नहीं जाता। अगर वो अपना रिबॉन देकर गया है इसका मतलब शायद वो कहीं भी वापस नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये भी है कि लंजे उससे बहुत प्यार करता है एंड हमेशा प्यार करता रहेगा अनटिल द एंड। बट शुरू में कुछ महीने विंग के लिए बहुत ही टफ था, बहुत ही एग्जॉस्टेड था, मिजरी था, रिग्रेट था, उसके अंदर सेल्फ हेट था। वो बस मरना चाहता था। सिर्फ 2 चीज़ों के लिए वो जिंदा था, एक तो है आईवन एंड दूसरा है वो रिबन जो उसके हाथों में बंधा हुआ था। विंग आईवन को लेकर ही सोता था। जब भी विंग को नाइटमेयर्स आता था वो अपने टांग को बाइट करता था ताकि उसके रोने की आवाज़ से आईवन का नींद ना खुल जाए। आईवन के लिए विंग ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। आईवन को सेफ रखने के लिए उसने टायरलेसली काम किया एंड उनके लिए एक स्मॉल सा हाउस बनाया। शुरू में वो लोग समुंदर के पास एक टेंट बनाकर रहते थे, बट अब उनके पास एक 3 रूम वाला केबिन था, बिल्कुल सी के पास, जिसके ऑपोजिट में एक जंगल भी है। 3 रूम के साथ साथ एक स्टोरेज रूम भी था एंड एक छोटा सा टॉयलेट भी था। एंड उनके पीछे जो फॉरेस्ट है उसका कोई ओनर नहीं है, तो ये फॉरेस्ट उनके लिए एक परफेक्ट प्रोटेक्शन है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता सिवाय कुछ सेलर्स के, जो कभी कभी अपने जर्नी के दौरान यहाँ पर शिप रोककर आसपास कहीं पर रहते हैं। एंड जब भी ऐसा होता है विंग उनके पास से छुपके से या तो कुछ कपड़े या तो कुछ बोल्स, जार्स या तो कुछ फूड, ये सब चोरी करके लाता है। शुरू में विंग ऐसा ही किया करता क्योंकि तब उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था एंड विंग को आईवन को भी खाना खिलाना था। हालांकि विंग के कानों में लंजा का रूल बजता था जहाँ पर लंजा ये कहता था कि चोरी करना मना है, बट फिर भी विंग को चोरी करना ही पड़ता था, अदरवाइज वो आईवन को ज़िंदा नहीं रख पाता। देखते ही देखते आईवन 6 साल का होने लगा था। दिन आईवन भी विंग के साथ चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता था। अभी उनके पास बहुत कुछ है, जैसे कि 2 बेड्स जो कि स्मॉल थे, एक स्मॉल ड्रेसर, वार्डरोब, एक स्मॉल मिरर, एक स्मॉल बुक शेल्फ, एक वुडन टब, एक किचन विथ स्मॉल 2 कैबिनेट्स, एक क्ले का स्टोव, एक स्मॉल टेबल जिन्हें वो लोग बाहर लेकर जाते हैं जब भी उन्हें खुली हवा में टाइम बिताना होता है या फिर खाना खाना होता है। आज रात उनके लिए बहुत ही वार्म था एंड प्लेजेंट भी, तो विंग ने उस टेबल को घर के बाहर ही रखा कि वो लोग समुंदर के खुली हवा में खाना खा सके। उसने अपने सारे डिशेस को बाहर रख दिया एंड वो आईवन का वेट करने लगा। बहुत टाइम हो गया, आईवन वापस नहीं आया। ये देख के विंग कंसर्न हो गया। वो आईवन को बुलाने लगा। उसने कहा आईवन आईवन। आईवन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। विंग ने कंसर्न होकर कहा लान ईवन। तब जाकर आईवन ने कहा मैं यहाँ पर हूँ बाबा। आईवन के वॉइस सुनते ही विंग को रिलीफ फील हुआ। विंग ने देखा कि जंगल से आईवन उसकी तरफ आ रहा है। उसके फॉरहेड पे एक स्मॉल ब्लू रिबन है जो ब्राइटली चमक रहा है। एक्चुअली ये वो रिबन नहीं है जो लंजे ने विंग को दिया था। हालांकि आईवन ने यही रिबन विंग से मांगा था, बट विंग दे नहीं पाया था। पर वो आईवन का दिल दुखाना भी नहीं चाहता था क्योंकि आईवन लंजे की तरह दिखना चाहता था। तो विंग ने उसी सेम कलर के एक फैब्रिक से आईवन के लिए एक रिबन खुद क्राफ्ट करके बनाया था जो बिल्कुल लान क्लैन के रिबन की तरह ही दिखता है। एंड आईवन अभी उसे ही पहन के रखता है। एंड जब भी विंग उसे ये पहनते हुए देखता है, विंग कहता है तुम बिल्कुल लिटिल लान की तरह दिख रहे हो। एंड इससे आईवन बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इनफैक्ट विंग ने आईवन का नाम वेन ईवन से लान ईवन रखा। एंड विंग श्योर था कि अगर लंजे को ही पता चलेगा तो लंजे को बुरा नहीं लगेगा। इस नाम रखने का 2 वजह था। एक वजह तो ये था कि इस नाम से आईवन को वो इंसान याद आता है जिसको वो आइडल मानता है, जिसको वो एक टाइम में बाबा कह के बुलाता था एंड जिसे वो बहुत मिस करता है। शायद वो इंसान फिजिकली आईवन के साथ नहीं है, बट एटलीस्ट मेंटली वो हमेशा उसके साथ ही है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि इस सरनेम से आईवन सेफ रहेगा। एटलीस्ट किसी को ये नहीं पता चलेगा कि वेन क्लैन का कोई अभी भी जिंदा है। ये सोचते हुए विंग ने शाई किया। उसने आईवन से कहा आईवन
तुम एक दिन मुझे प्री मैच्योर हार्ट अटैक दे दोगे। तुम थे कहाँ पर? तभी आईवन के पीछे से एक और इंसान आया एंड वो और कोई नहीं वेननिंग था। उसने कहा, आई एम सॉरी उवे गोंगजा, जब मैं वापस आ रहा था तब मैं आईवन से मिला, मुझे नहीं पता था कि डिनर के लिए लेट हो रहा है। ये बोल के वेननिंग ने माफ़ी मांगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई थिंक इस बार मैं तुम लोगों को माफ़ कर सकता हूँ। ये बोल के विंग ने टीस किया एंड आईवन ने एंड वेननिंग ने नोट किया। वेननिंग भी उन लोगों को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली शुरू में विंग को नहीं पता था कि वेननिंग जिंदा है। उसे लगा था कि बाकी वेन्स के साथ वेननिंग भी मर चुका है। बट 3 साल पहले विंग को एक बार फेरी स्टैचू के साथ सामना करना पड़ा था एंड तब उसने आसपास से किसी फियर्स कॉर्प्स को समन किया था एंड तभी उसके सामने चेन से बंधा हुआ फ्यूरियस वेननिंग आ गया था, जो विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड तब जाके विंग को पता चला था कि वेननिंग आई भी जिंदा है एंड वो कहीं पर बंदी था। हालांकि वेननिंग को कुछ भी याद नहीं कि वो कहाँ पर था, किसने उसे रखा था। उसे बस इतना याद है कि बेहोश होने से पहले उसने येलो कलर के जीन कपड़े एंड किसी के ब्लू कपड़े देखा था। दैट्स इट। इन दी एंड वेननिंग आईवन एंड विंग के साथ ही रहने लगा। जब विंग ने आईवन का नाम लान युवान रखा, विंग को लगा कि शायद वेननिंग को बुरा लगेगा या फिर वो गुस्सा करेगा, क्योंकि आईवन ही एकलौता इंसान है वेन फैमिली का जो अभी जिंदा है एंड अब विंग उसके फैमिली नेम भी रिमूव कर रहा है। बट जब विंग ने वेननिंग को ये बात कहा तब वेननिंग को देखकर लग रहा था कि वो हैप्पीनेस से रो ही देगा। वो एक्सट्रीमली हैप्पी था। उसने ये कहा कि अगर इससे आईवन सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो इससे वेननिंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आईवन का सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटाइज है एंड वेननिंग विंग के चॉइस को रिस्पेक्ट करता है। उसने कहा था कि लान एक बहुत अच्छा इंसान का नाम है, एक बहुत अच्छा सरनेम है। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा था। एनीवेज वो लोग टेबल के पास आए। आईवन ने कहा, अच्छा खुशबू आ रहा है। ये सुन के विंग अपने थॉट से बाहर आया एंड उसने नोट किया नॉर्मली वो लोग ऐसे ही वेजिटेबल्स खाते हैं। अगर कभी कभी विंग को नाइट हंटिंग में चिकन मिलता है तब जाके वो लोग चिकन खाते हैं, अदरवाइज़ उन लोगों को बहुत ही कम खाना मिलता है खाने को। बट आज कुछ स्पेशल था। आज जब विंग नाइट हंट में गया था तब उसने एक ऐसे डेमन का हंटिंग किया था जो पास के विलेज को बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। ये देख के उन विलेजेस के लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड उन लोगों ने विंग को बहुत सारा फूड स्टफ देकर रिवॉर्ड दिया। तो इसकी वजह से आज विंग बहुत कुछ बना पाया, जैसे कि स्पाइसी पॉर्क बोन, पोटैटो एंड कैरोट्स, एट द सेम टाइम मीट, ऐसे बहुत कुछ वो एक साथ बना पाया। एंड सबसे मज़े की बात तो यह है कि आज जितना भी मीट है वो सब कुछ वो अकेला खाएगा, क्योंकि आईवन का बेबी टीथ टूट गया है एंड उसे अभी कुछ मीट वगैरह खाने में तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए आईवन सिर्फ सूप पिएगा एंड बाकी मीट विंग खाएगा। तो वो लोग खाना खा रहे थे। विंग ने पूछा, तो मुझे बताओ आज पूरा दिन तुम्हारा कैसा गया, आज तुमने क्या क्या सीखा। ये सुनकर आईवन ने शाय किया एंड विंग के एक पॉइंटेड लुक दिया और कहा, खाते वक्त बात करना मना है बाबा। जैसे ही आईवन ने फिर से लंचा का रूल बोला, विंग के फेस में स्माइल आ गया जैसे हमेशा आता है। एंड स्पेशली जब भी आईवन लंजे की तरह उसका रूल बोलता है वो बहुत ही एडोरेबल दिखता है। तो विंग ने भी आईवन को रूल बताते हुए कहा, कभी भी फूड को जज मत करना। तो आईवन ने भी अपने टूटे हुए टीथ की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, कभी भी वीक को बुली मत करना। ये देख के विंग ने हंसा। उसने कहा, वीक? ये झूठ है। बट एनीवेज अब जब तुम वीक हो ही, आज तुम एक मीट खा सकते हो। ये बोल के विंग ने आईवन को एक मीट दिया और कहा, अगर दांत में ज़्यादा दर्द हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आईवन ने नोट किया एंड वो लोग खाना खाने लगे। आईवन के होने की वजह से विंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल था एंड वो ये सोच के प्राउड फील कर रहा था कि वो एक बच्चे को बड़े कर रहा है। आईवन बहुत ही इंटेलिजेंट है। अभी वो 8 साल का है, बबली है, क्यूरियस है, पोलाइट है, फियर्स है। एट द सेम टाइम वो सोशलिस्ट भी बहुत है, विंग से भी ज़्यादा। फॉर्चुनेटली वो आईवन के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। बट जब आईवन बड़ा हो जाएगा, जब वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लेगा, तब शायद विंग उसके लिए और भी कुछ कर पाएगा। उन लोगों ने साइलेंटली अपना डिनर फिनिश किया एंड देन वो लोग
बीच में वॉक करने लगे। वॉक करते करते वो लोग उनके फेवरेट ट्री के नीचे आ गए। विंडिंग भी उनके साथ ही था, बट वो थोड़ा दूर जाकर बैठा। अब जब डिनर हो गया है, आईवन ने विंग को टाइटली रैप कर लिया एंड उसके चेस्ट के ऊपर सिर रख के वो सी को देखने लगा। उसका आइज़ बहुत ही ब्राइट था। उसने कहा, ओके, अब आप मुझे पापा के बारे में बताओ। विंग ने कहा, फिर से? आईवन ने नोट किया। ये सुन के विंग ने हंसा। आईवन ने कहा, जब भी आप पापा के बारे में बात करते हैं आप बहुत ही हैप्पी होते हैं, जिसकी वजह से मैं भी बहुत हैप्पी होता हूँ। ये सुन के विंग का फेस सॉफ्ट हो गया। विंग ने कहा, क्या सच में? आईवन ने नोट किया। विंग सोच रहा था वो किसी को बता नहीं सकता कि लंजे के बिना वो कितना लोनली फील करता है। उसे एक्सट्रीमली फूल लगता है अपने आप को, उसे बहुत पेन फील होता है। वो बस लंजे के साथ रहना चाहता है, उसे देखना चाहता है एंड अभी वो उसके मेमोरी के सहारे जीना चाहता है। देन विंग ने आईवन को लंजे के बारे में बोलना शुरू किया, आईवन के पापा के बारे में, कि लंजे के ब्यूटीफुल टेल कितना ब्यूटीफुल है, जिसमें कितने सारे स्केल्स है। उसका टेल कितना गॉर्जियस है। उसके टेल जैसा ब्यूटीफुल सिर्फ उसका फेस है। उसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कुछ भी ऐसा ब्यूटीफुल नहीं है जो उसके टेल एंड फेस को मैच कर पाए। एंड लंजे की आंखें, वो इतना गोल्डन है कि जीन क्लैन के ग्रीडी गोल्ड से भी ज़्यादा गोल्डन है। देन विंग ने उस प्लेस के बारे में बोलना शुरू किया जहाँ पर लंजा रहता है। विंग ने कहा, आईवन के पापा एक बहुत ही मैजिकल प्लेस से बिलोंग करता है जो अंडर वाटर है। इतना अंडर वाटर है कि वहाँ पर आईवन तो क्या, विंग खुद भी नहीं जा सकता। सिर्फ विंग ही नहीं, कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकता। ऐसा प्लेस जो सिर्फ विंग इमेजिन कर सकता है, कभी देख नहीं सकता। एक ऐसा प्लेस जो ब्राइट वाइट कोरल से एंड ग्रे स्टोन से बना हुआ है। एंड वहाँ पर एक स्टोन है जहाँ पर 3000 रूल्स है। आईवन ने कहा, 3000 रूल्स? कितना बोरिंग है। विंग ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, बट मैं तुम्हें वही रूल्स सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे पापा ने मुझे बोला है। बट तुम्हारे पापा को हर एक रूल्स पता है, उसने हर एक रूल्स सीखा है, वो भी दिल से। आफ्टर ऑल वो उस सेक्ट का सेकंड हेयर है, प्रैक्टिकली रॉयल। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, उसे नहीं पता कि अब लंचा का हालत कैसे होगा। क्या अब उसका पोजीशन वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। उसने अपने प्यार के लिए अपना प्लेस छोड़कर वो यहाँ पर आ गया था, ह्यूमन बन के रह रहा था। अब जब वो वापस चला गया है, विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसे क्या पनिशमेंट मिला होगा। एनीवेज, वो इस पार्ट को स्किप करके बाकी पार्ट के बारे में बोलने लगा, जो कि एक्साइटिंग था, कि कैसे लंजा बिल्कुल गॉड की तरह दिखता है जब वो फाइटिंग करता है। काइंड ऑफ लाइट बियरिंग गॉड। उसका टाइटल हैंग वांग जुन है। ये सुन के आईवन ने कहा, हैंग वांग जुन कितना ऑसम है। आईवन इतना ज़्यादा हैप्पी था, एक्साइटेड था कि उसके आंखों से थोड़ा बहुत आंसू निकल रहा था। आई मीन, जिस इंसान को वो आइडल मानता है, शायद उसका फेस उसे याद भी नहीं है, बट वो इंसान इतना पावरफुल है कि आईवन सोच भी नहीं सकता। विंग ने कहा, मैं हमेशा उसे ब्राइट वाइट एंड ब्लू सिल्क के कपड़े पहनाना चाहता था, बिल्कुल क्लासी एंड रॉयल की तरह, क्योंकि वो यही सब डिज़र्व करता है। ये बोलते हुए विंग विस्पर कर रहा था, तो आईवन ने कहा, बट वो बिल्कुल भी आईवन की तरह या फिर आपकी तरह नहीं है, क्योंकि हमें तो मिट्टी पसंद है एंड पापा को मिट्टी नहीं पसंद, एंड आपको तो कोई भी चीज़ ठीक से रखना आता नहीं है। ये बात इतना ऑनेस्ट था कि खुद विंडिंग भी ये सुन के हंस रहा था, जो डिस्टेंस में बैठा हुआ था। इस तरफ विंग ने भी अपने लिप्स को बाइट किया हंसी को कंट्रोल करने के लिए, एंड उसे नोट किया। उसने कहा, हाँ तुम्हारे पापा को मिट्टी नहीं पसंद। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही ऐसा इंसान है जो चाहे कितना भी फील्ड में वर्क क्यों ना कर ले, कितना भी बैटल क्यों ना फाइट कर ले, वो कभी भी डर्टी नहीं होता और ना ही उसके बॉडी में कहीं पर भी कोई धूल मिट्टी लगता है। वो बिल्कुल स्पॉटलेस है। ये सुनकर आईवन सोच रहा था कि वो खुद भी जानना चाहता है कि उसके पापा ऐसा क्या कल्टीवेशन करते थे जो वो इतना अमेजिंग फाइटर थे। लांग वांग जी अपने कोर को कैसे कल्टीवेट करते थे। इनफैक्ट यही सोचते हुए आईवन ने विंग से पूछा भी था कि क्या वो स्पीयर चलाना सीख सकता है। एंड जब विंग को लगा
कि अब आयुवन थोड़ा सा बड़ा हो गया है एंड उसे अभी वेपन चलाना सीखना चाहिए, तब विंग ने उसे एक वुडन स्पेयर बना के दिया जिससे आयुवन स्पेयर चलाना सीखता है। इसे बेसिकली विंग ही सिखाता है। एनीवेज विंग स्टोरी बोलने लगा। स्टोरी बोलने के बाद विंग गाना गाने लगा एंड गाना सुनते आयुवन विंग के बाहों में सो गया। आयुवन को गोद में उठा के जब विंग घर की तरफ वापस जा रहा था तब वेनिंग भी उनके साथ ही था। वेनिंग ने पूछा, आपका कल्टीवेशन कैसे चल रहा है? ये सुन के विंग ने स्माइल किया। एक्चुअली विंग बहुत साल से एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एंड पेशेंस वाला है, एंड वो ये है कि फिर से वो एक गोल्डन कोर अपने अंदर रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है स्लोली। ये शायद उसके लिए दुनिया का सबसे हार्डेस्ट काम होगा जो वो सेकेंड टाइम कर रहा है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेटिंग भी है, बट वो कोशिश करता है एंड इसकी वजह से ही उसके अंदर एक छोटा सा गोल्डन कोर रिफॉर्म हो भी गया है जो पहले से बहुत छोटा है एंड पहले से बहुत कम पावरफुल है, बट स्टिल उसके अंदर एक गोल्डन कोर है। वो कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क एंड सेल्फ ट्रेनिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कल्टिवेशन कर रहा है ताकि उसके अंदर जो कोर है वो उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर सके, पावरफुल कर सके। एंड वो यूजुअली रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा डेंजर होता है या फिर बहुत ही डेंजरस नाइट हंट या फिर कोई वर्स्ट केसेस होता है तब भी जाकर वो रिसेंटफुल एनर्जी यूज़ करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। इस तरफ आयुवन भी अपना कोर बिल्ड कर रहा है एंड जो कि विंग से भी जल्दी हो रहा है क्योंकि विंग तो ये सेकेंड टाइम कर रहा है इस उम्र में, बट आयुवन का ये पहला कोर है एंड वो बहुत अच्छे तरीके से इसे बिल्ड कर रहा है एंड विंग से जितना हो सके विंग से सिखा रहा है। बट विंग यही होप करता है कि अगर कोई अच्छा वाला क्लान आयुवन को एज अ डिसिपल एक्सेप्ट कर ले तो शायद आयुवन का कल्टीवेशन और भी पावरफुल होगा। हाँ, विंग जियांग क्लैन का हेड डिसिपल था एंड वो आयुवन को अनऑफिशियल ट्रेनिंग दे रहा है, बट अगर आयुवन को किसी क्लान ने एक्सेप्ट कर लिया तो आयुवन और भी जल्दी सब कुछ सीख लेगा एंड ऑफिशियल डिसिपल भी बन जाएगा। विंग सोच रहा था अगर लंजे यहाँ पर होता तो वो विंग से भी आयुवन को और भी ज़्यादा कुछ सिखा पाता। फाइनली वो लोग घर के अंदर आ गए एंड विंग ने आयुवन को उनके स्मॉल बेड पे लेटा दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप करके। वो सोच रहा था कि क्या वो आयुवन के फॉरेन रिबॉर्न को रिमूव करेगा। कभी कभी वो करता है तो आयुवन कुछ कहता नहीं, बट कभी कभी आयुवन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एनीवेज उसने आज नहीं किया, उसने उसके फॉरेड पे किस किया एंड आयुवन पीसफुली सोने लगा। उनके रूम में विंग, आयुवन एंड वेनिंग अकेले नहीं थे, एक और इंसान भी वहाँ पर बैठा हुआ था, एक बहुत ही कॉजी चेयर में, एक कॉजी टेबल के सामने जिसके ऊपर एक कॉजी टी कप रखा हुआ था एंड वो इंसान और कोई नहीं, निये हुसैन था। निये हुसैन ने कहा, वेशियोंग रियली एक दिन आपको मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करना ही होगा एंड आपको मुझे परमिशन देना ही होगा ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे फर्नीचर लेके आ पाऊँ। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए न्यू मैट्रेस, कुछ न्यू कपड़े जैसे आपको पसंद है लेकर आया हूँ एंड आपको अच्छा भी लगा है वो, तो अगर मैं कुछ और लेकर आऊँ तो उससे प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको एंड आयुवन को ऐसे यहाँ पर रहते हुए नहीं देख सकता। आप लोग यहाँ पर ऐसे कैसे रह पाते हैं, मुझे सच में समझ नहीं आता। ये सुन के विंग ने निये हुसैन की तरफ देखा एंड स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।